प्रिय विद्यार्थियों, प्रातःकालीन अभिवादन। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और निरोगी होंगे और साथ ही साथ आप स्वाध्याय से जुड़े हुए होंगे, क्योंकि हमारे विद्यालय के जो सभी विद्यार्थी हैं वे बेहद ही मेहनती और अनुशासित हैं। ये मेरी आशाएं हैं कि आप लोग सुचारू रूप से अपना अध्ययन कार्य जो है उनको अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय कोरोना वैश्विक महामारी के चलते सभी विद्यार्थियों का अध्ययन कार्य बाधित हो रहा है, लेकिन अंबिका माता इंग्लिश मीडियम स्कूल के द्वारा आपकी जो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से एक नवाचार अपनाकर आप लोगों को सभी अध्यापक बंधु अपने अपने विषय अनुसार अध्यापन कार्य कर रहे हैं। तो मैं आज आपको कक्षा 6 से लेकर के 8वीं क्लास तक का जो संस्कृत का पैटर्न है, उस पैटर्न में मैं ग्रामर की स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ। सभी से आशा करता हूँ कि मैं आपको जो बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इन सभी बातों को आप अच्छे से नोटिस करते जाएंगे, उनको अच्छे से सुनेंगे और मेरी हर एक बात के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। ऐसी मेरी इच्छाएं हैं। चलो बच्चों, अब हम हमारी क्लास जो है आज की, उसका हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है संस्कृत व्याकरण। ध्यान दीजिए, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण होता क्या है, पहले हम ये जानना है कि हमारी भाषा है संस्कृत, जो कक्षा 6 में स्टार्ट होती है और कक्षा 6 के बच्चों के लिए एक न्यू है और एक नया अनुभव होता है। लेकिन हम इन बच्चों को कोई डाउट नहीं होने देंगे, कहीं को इनको उलझन नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी और ये बहुत ही सरल और सहज भाषा में संस्कृत भाषा को हंसते हंसते आराम से सीख जाएंगे। पता नहीं चलेगा कि इनको संस्कृत भाषा कितना जल्दी समझ में आती है। ये मेरा विश्वास है और आप इस विश्वास को अच्छे से सुनकर, समझकर और ध्यान से अपने मन में संयम बनाकर सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो देखते हैं संस्कृत है क्या। संस्कृत एक शास्त्र होता है, जैसे कि बोर्ड में मैंने लिखा है कि संस्कृत भाषा जो है वो एक संस्कार की हुई, संस्कार मतलब जिसमें हर प्रकार के गुण होते हैं, हर प्रकार की एक भावनाओं को पूर्ण करने की सीमाएं समर्पित होती हैं, साथ ही साथ जो परिमार्जित होती है, जिसको शुद्ध किया जाता है और जो नियमबद्ध भाषा होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं संस्कार की हुई यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है परिमार्जित, मैं टिक भी कर रहा हूँ, फिर लिखा हुआ है शुद्ध भाषा और फिर लिखा हुआ है यहाँ पे नियमबद्ध भाषा। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। संस्कृत भाषा संस्कार की हुई, हर तरीके से इसके अंदर जो अशुद्धियां होती हैं उनका परिमार्जन किया जाता है। आप सब जानते हैं कि जब हम किसी भाषा को पढ़ते हैं तो उसका शुद्ध रूप से लिखना और बोलना और सुनना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है। जब तक हम लोग उसको शुद्ध तरीके से बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो हम उसका भाषा का अनुसरण करने में कभी भी समर्थ नहीं होंगे। तो हमें इस भाषा को सीखने से पहले संस्कृत भाषा को संस्कार की भाषा रूप में, परिमार्जित, शुद्ध और नियमबद्ध भाषा रूप में पढ़ना आवश्यक होगा। जैसे कि मैं बता दूं कि संस्कृत भाषा जो है, हमारे ये देश जो है वो एक आर्य वर्ग का देश है, इसलिए हम इसको आर्य का देश, और साथ साथ ये हमारे विश्व की प्राचीनतम भाषा है और कह सकते हैं कि ये सभी भाषाओं की जननी भी है। अब देखो, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, साथ साथ अगर हमें हमारी भाषा का शुद्धिकरण करना है तो हमें हमारे टीचर्स के बताए हुए जितने भी इंस्ट्रक्शन है उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। और हमें ये ध्यान रखना है कि सर ने अगर संस्कृत में किस शब्द को उच्चारण किया तो वो बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। हम उसे शुद्ध ही लिखेंगे, उसे शुद्ध ही सुनेंगे और उसे शुद्ध ही अनुसरण करेंगे। अगर हम हर काम के अंदर शुद्धिकरण का कार्य कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका ये जो व्याकरण का क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार हो जाएगा, बहुत अच्छे से हो जाएगा।
आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का जो फर्स्ट टॉपिक है, इसको कह सकते हैं कि हमारी व्याकरण का स्टार्टिंग पॉइंट। नाम लिखा हुआ है वर्ण विचार। देखिए मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर वर्ण का टॉपिक रखा है और आगे मैंने इसकी आइडेंटिफाई अर्थात डेफिनेशन जो है उसके बारे में कुछ बातें लिख रखी हैं। सुनिए, ये बातें बेसिकली हैं, मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। परिभाषा क्या होती है? वर्ण उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, अर्थात आप जिसके खंड नहीं बना पाएंगे, आप जिसके टुकड़े नहीं बना पाएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। सुनिए, आप कहेंगे सर वर्ण कैसे? तो देखिए मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। जैसे ये हमारे क वर्ण की श्रृंखला है। क वर्ण का ये समुदाय है जिसमें आपका यहाँ लिखा हुआ है फिर ग। बच्चों आपको एक बात अच्छे से नोटिस कर लेनी है कि आपके सर के द्वारा बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जो वर्ण है वो अधूरा वर्ण है। ये जो क वर्ण है इसको मैंने हलन किया है, संस्कृत भाषा में अधूरे वर्ण को हलन के नाम से जानता है। तो ये अधूरे वर्ण होने के कारण ही हम इनको संस्कृत भाषा में हलन के नाम से जानेंगे। फिर देखिए आगे वाला भाग क्या है, इसमें चैवरे की श्रृंखला दी हुई है। सारे वर्ण आप चाहे च को देखो, छ को देखिए, झ देखिए, ज देखिए। अगर टैवरे की श्रृंखला लेते हैं तो टैवरे के अंदर ट है, ठ है, ढ है, ढ, ये सब हमारे हलंत वर्ण आते हैं। इसलिए हम इनको हलंतम योग के नाम से जो सूत्र होता है इसके माध्यम से इसको समझ पाते हैं। अब देखो ये जो शब्द है ना, इनको तोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि इनमें किसी साथ पद का योग नहीं हो रहा। अगर योग होता है तो आप मान के चलिए कि ये हमारे शब्द जो है वो शब्द टूट जाएंगे। जस्ट देखो आपके सामने मैंने यहाँ लिखा है बॉक्स में। सुनिए आप कैसे तोड़ने में सक्षम होते हैं हम लोग। जैसे मैंने यहाँ पे क लिख दिया। अब ये क की जो आवृत्ति है ये अपने आप में वर्ण तो है, लेकिन ये वर्ण पूर्ण वर्ण है, समझ रहे हैं? और मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, इसे आप लोग हलंत का नाम देंगे, जिसे हम लोग अधूरा वर्ण के नाम से भी जानते हैं। अब बेटा समझिए आप, ये क जो है इसे आप डिवाइड कैसे करेंगे, इसका विभाजन आप लोगों को कैसे करना है? सुनिए, ये क जो है ना ये अपने आप में अधूरा ही होता है। इसमें ए नाम का जो स्वर है जिसको हम वोवेल्स के नाम से जानते हैं, इनको मिलाया जाता है, तब जाकर के हमारा क जो है इसकी आवृत्ति पूर्ण होती है और आपके सामने क जो है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर हम बैक चलते हैं, आपके सामने जो वर्ण मैंने रखे हैं ये सब के सब आधे हैं, अधूरे हैं और इनको हलन के नाम से रखा जाता है। इसलिए संभावना है कि आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं कि वर्ण जो है ना उसके बहुत सारे पर्याय शब्द होते हैं। मैं आपको कुछ बता रहा हूं, सुनिए आप। वर्ण जो है ना एक अक्षर होता है, वर्ण एक ध्वनि होती है और अक्षर और ध्वनि इन दोनों का जहां पे संयोग होता है, आप सब जानते हैं उनसे हमें किसकी उत्पत्ति होनी है? वर्ण की उत्पत्ति होनी है। वर्ण जो होता है उसको इंग्लिश के अंदर हम लोग अल्फाबेट के नाम से भी जान सकते हैं। देखो मैंने क्या लिखा है आगे, वर्ण या अक्षर ये भाषा की मूल ध्वनियां होती हैं। इनको हम एक मूल ध्वनि या मूल स्रोत के नाम से जानते हैं, जिनके माध्यम से हम सभी संस्कृत के और हिंदी भाषा के जो हमारे वर्ण होते हैं उनका अच्छे से अधिगम कर सकते हैं। अधिगम का सीधा सा मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना या फिर उनको अच्छे से सीख लेना। देखिए जैसे मैंने कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हैं। प्रथम शब्द जो है वो लिखा हुआ है गढ़ है। देखो मैं जो आवृत्ति कर रहा हूं उसमें आ रहा है गढ़ है, मतलब गढ़ शब्द हमारा मूल शब्द है और मैंने इसके अंदर विसर्ग की ध्वनि जो है उसको ऐड किया है। इसलिए मैं मेरी ध्वनि के ऊपर बलाघात का जो नियम है, जिसको आप कह सकते हैं तीव्रता, अर्थात मैं जोर से बोल रहा हूं, ऐसा भी कहा जा सकता है। देखिए अब ये गढ़ शब्द जो है उसको मैं डिवाइड करने जा रहा हूं क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है। अभी पूर्ण है तो ये बना कैसे, बनने के इसके नियम क्या हैं? सुनिए, इसके अंदर हमेशा आप जानते हैं कि कोई भी व्यंजन जो होता है वो हमेशा स्वर का मेल होने से ही पूरा होता है। तो मतलब स्वर प्लस व्यंजन, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे तो हमारे पास में एक नया शब्द जो है उसकी रचना होगी और वो होगी वर्ण। सुनिए मैं यहां पे कर रहा हूं एक्सप्लेन। शब्द लिखा हुआ है गढ़ है।
पहला प्रथम वर्ण जो है वो है ग। ग जो है ये अपना पूर्ण है, लेकिन ये बना किससे? ए की आवर्ती से बना, क्योंकि ग के अंत में आवर्ती जो ध्वनियां हैं वो सिर्फ एक ही ध्वनि यहाँ पे बेसिक है या फिर यूज में ली जा रही है, इसलिए आप यहाँ पे ए की आवर्तियों को काम में लेंगे। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? टे लिखा हुआ है। देखिए आप यहाँ हम लगाएंगे प्लस, ये टे की आवर्ती है और टे के अंत में भी देखो किसका आदेश है? ए का आदेश है, ठीक है। अब देखो घ में ए लगाया तो हमारा शब्द जो है इन दोनों से क्या बन रहा है? घ बन रहा है। फिर देखो टे में ए लगाया, क्या बन रहा है हमारा शब्द? हमारा शब्द जो है वो बन रहा है यहाँ पे टे। अब आपके पास जो मूल शब्द हैं कौन सा? घ और टे, इनको मैं सार्थक शब्द बना रहा हूँ, घ और टे। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि सर ने किस तरीके से बना दिया है। अब देखो हमारा शब्द जो है उसमें क्या आ रहा है? विसर्ग। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको प्लस लगा करके और विसर्ग को ऐड कर देना है और यही विसर्ग आपको आपके शब्द के आगे जोड़ देना है। सिंपल। ये जो ध्वनि है इसे आप विसर्ग के नाम से जानते हो और विसर्ग में हमेशा बुलाघात का ही प्रयोग किया जाता है। मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल क्यों लेके जाता हूं। हमारा शब्द जो है वो लिखा हुआ है राम है। राम है शब्द जो है ना उसको मैं बना के बता रहा हूं। राम शब्द में देखो पहला शब्द है रे, ये रे भी अपने आप में क्या है? हलंत है। प्लस आगे आवर्ती ध्वनि मिली हुई है, तो देखो रे अधूरा है, आका दस मिलाते हैं, हमारी आवर्ती रा में चेंज होती है। साथ ही साथ इसके बाद देखो क्या है? मैं। तो मैं के अंदर हम लोगे आवर्ती मैं हलन प्लस ए की आवर्ती प्लस विसर्ग का आदेश। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपका शब्द जो है वो यहाँ बनता है रा प्लस ये जो है वो बनता है मैं और विसर्ग ऐड करते हैं तो आपका शब्द जो है वो बन गया राम है। ये लो आपका एक नया शब्द तैयार हो गया है राम है। फिर चलते हैं, आपका शब्द है मोहन। मोहन शब्द जो है आवर्ती हम लोग चेंज कर रहे हैं, कैसे बनाओगे आप? पहला शब्द है आपका मैं में आदेश किसका करना है आपको? ओ का आदेश, क्योंकि ओ की आवर्ती जो है उसका समागम हो रहा है, ओ का आदेश प्लस चलते हैं क्या लिखा हुआ है क्या आवर्ती को डिवाइड करो प्लस क्या है? ए है। फिर देखो साथ में क्या लिखा हुआ है? न। तो न की आवर्ती जो है उसमें न को पूरा कर दो, ये दो। अब क्या लगाना है? विसर्ग। अगर आप ऐसा ये सिस्टम काम में ले रहे हैं तो ये इजीली प्रोसीजर है। अगर आप ए के अलावा विसर्ग काम में ले रहे हैं तो ये बेसिक है, साथ में लेना चाहते हैं तो आप अंग और ए है, तो अंग की आवर्ती काम में नहीं लेनी है क्योंकि अनुसार होता है, आपको एह की आवर्ती लेनी है जिसमें ऑलरेडी विसर्ग अटैच होता है। तो ये भी आप सिंपल सिस्टम जो है उसे यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे शब्दों क्रम था जिनको मैंने इन अवस्थाओं से तोड़ा है और फिर इन्हें समस्तपद की अवस्था में बदल दिया है। अब देखो ये सारा सिस्टम जो है वर्ण हो रहा है, इनका ये जो क्रम है इसी क्रम को हम लोग वर्णमाला के नाम से जान लेते हैं। वर्णमाला होती क्या है? मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बताने जा रहा हूं, सुनिए आप। वर्णानाम समूह एवं वर्णमाला भवते, क्या लिखा होगा? देखो वर्णानाम समूह एवं वर्णमाला भवते, यानी वर्णों का समूह जो होता है उसी को ही हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा आज का ये संस्कृत का टॉपिक वर्ण विचार अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगामी टॉपिक जो है उसमें हम हमारे वर्ण जो हैं उनके भाग पढ़ेंगे, उनके सीखने के जो तरीके हैं उनके बारे में अध्ययन कार्य करेंगे। तब तक आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर रिटर्न वर्क के रूप में ये सारा वर्क जो मैंने दिया है उसका एक बार अच्छे से अभ्यास कार्य करेंगे और फिर अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी समाधान अवश्य करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस